तो विलियन लेसन के 7वें एपिसोड की बारी। 7वें एपिसोड में अपने सांद्रता के एक भाग पीपीएम की बात कर रहे हैं, जिसको अपने कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इस टॉपिक में एक लास्ट में बड़ा ही एक सस्पेंस छुपा हुआ है। एक लास्ट में ये टॉपिक करवाने के बाद में आरपीएमटी 2012 के अंदर आया हुआ इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा, जो आपको वास्तव में लगेगा कि बड़ा जबरदस्त आपने सीखा है। तो शुरू कर रहा हूं मैं कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है, पीपीएम क्या है। सांद्रता का एक प्रकार है पीपीएम। इधर गौर करें, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मतलब क्या होता है? 10 लाख। जैसे प्रतिशतता का मतलब क्या होता था? 100 में से। प्रतिशतता का मतलब क्या होता था? 100 में से। उसी तरीके से पीपीएम का मतलब होता है, पीपीएम का मतलब होता है 10 की पावर 6 में से। और 10 की पावर को आप 10 लाख कहते हो, तो इसका मतलब है 10 लाख में से। ठीक है। और अगर भार में बात करें तो ये 10 लाख होता है 1 टन, तो इसका मतलब है 1 टन में से। भार में अगर बात करें तो भार में, ठीक है, तो 1 टन में से। ये बात आपको समझनी है। पीपीएम का मतलब हिंदी में पीपीएम की फुल फॉर्म तो है पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख में से। और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जैसे प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, वैसे पीपीएम का मतलब होता है 10 की पावर 6 में से। 10 की पावर 6 को आप 10 लाख कहते हो, तो 10 लाख में से। और भार में अगर 10 लाख की बात करें तो वो 1 टन होता है, तो अपने कहेंगे 1 टन में से। तो इस तरीके से ये बात हुई बच्चों। जब आप प्रतिशतता ज्ञात करते हो तो इंटू 100 करते हो, ठीक है, विलय के भार बटे में विलियन का भार इंटू 100 करते हो। जब आपको पीपीएम निकालना होगा तो पीपीएम 10 की पावर 6 में से है, तो आप इंटू में क्या करोगे फिर? 10 की पावर 6। तो ये मैंने लॉजिक बताया। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं, इसका सूत्र लिख रहा हूं बच्चों। देखो कि पार्ट्स होते हैं, हिंदी में कहते हैं पार्ट्स को अपने भाग, ठीक है। तो पीपीएम का सूत्र समझे क्या है? पीपीएम बराबर है विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या बटा में विलयन के भागों की संख्या। अब अगर प्रतिशतता निकालनी होती तो इंटू में हम करते 100, लेकिन हमें पीपीएम निकालना है। पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इसका मतलब इंटू में हम क्या करेंगे? 10 लाख। 10 लाख क्या होता है? 10 की पावर 6। तो ये आपके पास पीपीएम का सूत्र आ गया, विलय के भागों की संख्या बटा में विलयन के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। अब भाग क्या हो सकते हैं? भाग हो सकते हैं कि आप इसको भार बटा में भार ले सकते हो, आप भार बटा में आयतन ले सकते हो, आप इसको आयतन बटा में आयतन ले सकते हो। कि विलय के भार बटा में विलयन का कुल भार इंटू में 10 की पावर 6, तो भार बटा भार हो गया। भार बटा आयतन कि विलय का भार बटा में विलयन का कुल आयतन इंटू 10 की पावर 6, तो ये भार बटा में आयतन हो जाएगा। विलय का आयतन बटा में विलयन का कुल आयतन, तो आयतन बटा में आयतन हो गया इंटू में 10 की पावर 6। तो इसका मतलब है कि जो भाग है वो भार भी हो सकता है, भार आयतन भी हो सकता है, और आयतन आयतन भी हो सकता है। तो यहाँ जो भाग लिखे हैं शब्द, इस भाग का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, इसकी पीपीएम की इकाई क्या होगी? ये देखें, पीपीएम की इकाई क्या होगी? पीपीएम की इकाई एक तो पार्ट्स पर मिलियन की इकाई, एक तो पीपीएम ही होती है, कि आपका जो उत्तर आएगा वो पीपीएम में आ जाएगा, ठीक है। एक इसकी इकाई होगी कि माइक्रोग्राम प्रति लीटर, माइक्रोग्राम प्रति लीटर, ठीक है। 10 की पावर -6 ग्राम को माइक्रोग्राम कहते हैं, इंटू प्रति लीटर भी इसकी इकाई होती है। और जो है ग्राम प्रति टन भी जो है इसकी इकाई होती है। तो इस तरीके से इकाई इसकी पीपीएम, माइक्रोग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति टन भी होती है। तो ये इसकी इकाइयां हैं। और सांद्रता पीपीएम को अगर आप परिभाषित करना चाहो तो क्या कहोगे कि विलयन के 10 की पावर 6 भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या पीपीएम कहलाती है।
ठीक है, कि 10 की पावर 6 विलयन के भागों में विलय गुले हुए विलय के भागों की संख्या ppm कहलाती है। परिभाषा नहीं आती कभी भी, ठीक है, आएगी तो आप लिख ही दोगे कि 10 की पावर 6 भागों में विलयन के 10 की पावर 6 भागों में गुले हुए विलय के भागों की संख्या को ppm कहते हैं। सूत्र आपको पता लग गया, विलय के भाग बटा में विलयन के भाग इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि विलयन का मतलब होता है 10 की पावर 6, भाग का मतलब बार बार हो सकता है, बार आयतन हो सकता है, आयतन आयतन हो सकता है। इकाई ppm माइक्रोग्राम प्रति लीटर और ग्राम प्रति टन, ये इसकी इकाइयां होगी बच्चों। चलो अब मैं इसके बारे में एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं जिससे प्रश्न आता है। जो चीज प्रश्न के रूप में पूछी जाती है वो समझें क्या है, कि इस इकाई का उपयोग स्टार डाल के लिख रहा हूं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये वो बात है जिस पर आप लाइक लगा सकते हो। क्या कि इस इकाई का उपयोग तब किया जाता है जब विलय अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो, अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित हो या घुला हुआ हो, ठीक है। जब विलय बहुत ही थोड़ा घुला होगा ना, तब आप ppm इकाई का उपयोग करेंगे। फिर आपके पास, या फिर विलयन की सांद्रता जो है ना, विलयन अत्यंत तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, कि बहुत ही ज्यादा पतला विलयन जब होगा तब उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम ppm इकाई का उपयोग करते हैं। तो ppm आपके पास पेपर में प्रश्न आया हुआ है कि जब विलय की मात्रा अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है, तो विलय की किस सांद्रता का उपयोग किया जाता है, तो ppm सांद्रता का उपयोग किया जाता है। अब अत्यंत कम मात्रा का मतलब क्या है, मैं एक उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण लिखा मैंने कि जैसे समुद्री जल में O2 की सांद्रता ज्ञात करनी हो, O2 की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो वो ppm में ज्ञात की जाएगी। क्योंकि देखो समुद्री जल में ऑक्सीजन घुली होती है, ठीक है। कैसे पता चलता है ऑक्सीजन घुली होती है, क्योंकि समुद्र में जो जलीय जीव है जैसे मछलियां वगैरह है वो जीवित रहती हैं, क्योंकि वो उससे ऑक्सीजन समुद्री जल से ऑक्सीजन लेकर के सांस लेती हैं, ठीक है। तो वो जीवित रहती हैं। क्यों जीवित रहती है, क्योंकि समुद्री जल में ऑक्सीजन होती है। अगर ये ऑक्सीजन ना हुई तो समुद्री जलीय जीव मर जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो अगर समुद्री जल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो हम क्यों नहीं जीवित रह सकते वहां पे, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती है, ठीक है। इसीलिए समुद्र में हम डूबेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बहुत कम ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अगर बहुत कम ऑक्सीजन उपस्थित हुई, विलय बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि कौन सी सांद्रता का उपयोग किया जाएगा, ppm सांद्रता का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, फिर आप देखो कि वायुमंडल में अगर प्रदूषकों की सांद्रता ज्ञात करनी हो, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता ज्ञात करनी हो, तब भी कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, ppm इकाई का उपयोग किया जाता है। जैसे वायुमंडल में कार्बन कण पड़े, अब कार्बन कण प्रदूषण करते हैं, उस कार्बन कणों के कारण प्रदूषण होता है और वो बहुत ही कम सांद्रता में उपस्थित है। अगर अधिक सांद्रता में उपस्थित हो तो हम मर जाएं, ठीक है। बहुत कम सांद्रता में उपस्थित होता है, इसलिए वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं उनकी सांद्रता भी जो है वो ppm में ज्ञात की जाती है। तो ये हमने बातें कर ली बच्चों ppm के बारे में। पहली बात, ppm होता क्या है, सूत्र क्या है, इकाई क्या है और कब इसका उपयोग किया जाता है। ये आपके लिए 10वीं की महत्वपूर्ण बातें, 12वीं की महत्वपूर्ण बातें होगी। चलो अब मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। इसके पहले तो दो न्यूमेरिकल मैं सामान्य करवाता हूं। पहला न्यूमेरिकल है कि 1 लीटर, अब आपको पहला जो एग्जांपल लिखाया था कि समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए ppm इकाई का उपयोग किया जाता है, तो इसका इक्वेशन मैं करवा रहा हूं। इधर देखो, कह रहा है कि समुद्री जल है जी 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर समुद्री जल में 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम जो है वो O2 घुली हुई है। O2 मतलब ऑक्सीजन घुली हुई है। तो O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करो, ppm में ज्ञात करो।
ये आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसलिए वो भी आप कर उसको भी आप सॉल्व कर रहे हो। ये देखो पीपीएम में ज्ञात करनी है सांद्रता, तो आप क्या करोगे, विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10 की पावर -3 बटा में विलयन का कुल भार, विलय का भार तो आ गया कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार तो दे नहीं रखा, विलयन का आयतन दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, आपको एक चीज और आपको हिंट मिल रहा है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 लीटर समुद्री जल का भार जो होता है ना 1030 ग्राम होता है। कितना होता है 1 लीटर समुद्री जल का भार कितना होता है, 1030 ग्राम होता है। वैसे तो 1000 होना चाहिए, लेकिन 1030 ग्राम है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं जिसकी वजह से वो भारा होता है। तो 1 लीटर समुद्री जल का भार होता है 1030 ग्राम। तो इसका मतलब 1030 ग्राम विलयन में 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम O2 उपस्थित है। तो विलय की ग्रामों में मात्रा तो आ गई, और विलयन की ग्रामों में मात्रा कितनी हो जाएगी 1030। पीपीएम में ज्ञात करनी तो इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। अब हल कर लो, 10 की पावर 6 तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 6 कितना बच गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू 6 कितना हो गया 6000 बटा में 1030। ठीक है, तो 1030 अगर ये 1000 होते तो 6000 का उत्तर 1030 है, तो लगभग ये आएगा अपने पास कितना 5.8 पीपीएम। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.8 पीपीएम। देख लो, अगर यहाँ पे ये 1000 होता ना तो 1000 को 6000 में भाग देते 6 आ जाता, लेकिन अब 30 है तो 6 से कम पर भाग जाएगा, तो मैंने इसको रख दिया 5। आगे आप हल कर लेना, ये 5.8 इसका आंसर आएगा। तो 5.8 पीपीएम जो है सांद्रता होती है O2 की, किसमें, समुद्री जल में। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आप ना इस क्वेश्चन को ये तो नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो आपको पहले खुद करना है, वीडियो पॉज करके आप पहले इसको खुद प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 15 पीपीएम 15% भार बटा में भार प्रतिशत विलयन की सांद्रता को पीपीएम में बदलो। ठीक है, मतलब 15% में सांद्रता दे रखी है और आपको उसको किस में बदलना है, पीपीएम में। तो ये आप कैसे बदलोगे, तो आप पहले मैंने आपको एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताया हुआ है, क्या करने का, इसको पहले तो हल करो। ठीक है, आप हल कर लो, फिर मैं अभी बता रहा हूं और मेरे को बताना, आंसर देना कि ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया था या नहीं कर लिया था, बताना मुझे। ठीक है, इसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। जो मैंने आपको एक बात बोली हुई है कि आपको इसको लैंग्वेज में बोलना है। 15% का मतलब क्या है कि विलय का 15 ग्राम, प्रतिशत का मतलब है 100 ग्राम में घुला हुआ है। ठीक है, घुला हुआ, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। और पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा, पीपीएम का मतलब हो जाएगा विलय का भार बटा में विलयन का भार इंटू में क्या आएगा 10 की पावर 6। अब विलय का भार, ये जो 15% वेट बाय वेट लिखा हुआ था, इससे हमें पता लग गया कि 15 ग्राम घुला हुआ है 100 ग्राम में, प्रतिशत का मतलब यही है। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपने पास विलय का भार भी मिल गया, कितना मिल गया 15 ग्राम, विलयन का भार भी मिल गया कि 15 ग्राम कितने में घुला हुआ है 100 ग्राम में, तो बटा में आ गया 100। क्या निकालना है पीपीएम में, तो इंटू आ गया 10 की पावर 6। तो अब इसको हल करो, 2 जीरो से कट जाएगी, तो 15 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम होगा। ठीक है, तो 15% को पीपीएम में बदलोगे तो 15 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं कह दूं कि इसी को, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता और मैं कह देता कि 15 पीपीएम को प्रतिशतता में बदलो, 15 पीपीएम को 15% में बदलो, तो अब प्रतिशत में बदलना था तो आप क्या लिखते, यहां पर प्रतिशतता विलय का भार बटा में विलयन का भार इंटू में 100 करते, तभी प्रतिशतता आती है। ठीक है, अब विलय का भार आपको दे नहीं रखा, विलयन का भार दे नहीं रखा, लेकिन पीपीएम को अगर लैंग्वेज में बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या 15 पीपीएम का मतलब होता है कि 15 ग्राम घुला हुआ है 10 की पावर 6 ग्राम में। 15 पीपीएम का मतलब क्या होता है, 15 ग्राम घुला हुआ है 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में। तो 15 ग्राम विलय है, 10 की पावर 6 ग्राम विलयन है, तो यहाँ पर 15 ग्राम बटा में क्या आ जाता है 10 की पावर 6
ग्राम बिलियन का भार, और प्रतिशतता में निकालना तो इनटू क्या था 100। अब 10 2 पावर 2 से कटा तो 15 बटा में क्या आ गया 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4 क्या आ जाएगा प्रतिशत। तो 15 ppm बराबर होगा 15 इंटू 10 की पावर -4 प्रतिशत। इस तरीके से ppm को प्रतिशत में बदला जा सकता है और प्रतिशत को ppm में बदला जा सकता है। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन हुआ। और अब बारी आ गई है बच्चों उस क्वेश्चन की जिसको सीख करके आप यूं मतलब आपको लगेगा कि वाह यार जबरदस्त, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो चेंज हो जाएगा अभी एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं, गौर करना बच्चों कि जबरदस्त वाला क्वेश्चन जिसमें आपको एक आंसर करवाऊंगा ना मैं, तो कई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है RPMT 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वायुमंडल में SO2 आयतन के अनुसार 0.12 ppm हो तो वर्षा जल का pH मान है। अब हिंट दे रखा है कि परिकल्पित करें कि अम्ल वर्षा का 100% आयतन 100% आयनन एक क्षारीय अम्ल के रूप में होता है। ये रहा भाई आपके सामने एक धुआंधार प्रश्न, जबरदस्त वाला प्रश्न कि यदि वायुमंडल में SO2 का आयतन के अनुसार 0.12 ppm हो तो वर्षा जल का pH मान क्या है ये बताना। और मानना है परिकल्पित करें का मतलब क्या था, आप मान लीजिए कि अम्ल वर्षा का 100% आयनन का मतलब टूटता है एक क्षारीय अम्ल के रूप में। अब ये आप एक क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। शुरू कर रहा हूं मैं आंसर हल करना। आप इसको माथापच्ची करने की कोशिश अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बातें अलग हैं इसलिए नहीं कर सकते, आप सीख ही लो। क्या है, आपको pH ज्ञात करना है। pH ज्ञात करना है तो मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि आपको जब भी pH ज्ञात करना होता है तो आप पहले जो भी ज्ञात करना होता है उसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो pH बराबर होगा -log H प्लस साइन की सांद्रता। ध्यान रखना बच्चों, ये जो सांद्रता ली जाती है वो किस में ली जाती है, मोलरता में ली जाती है। किस में ली जाती है, मोलरता में ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको चाहिए H प्लस आयनों की सांद्रता। अगर H प्लस आयनों की सांद्रता आ जाएगी तो मैं pH का मान ज्ञात कर लूंगा। लेकिन अब आए कहां से H प्लस आयनों की सांद्रता, यहाँ पर तो SO2 का आयतन दे रखा है, ये मामला ही अलग ही दे रखा है, कैसे बनेगी बात। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ये कैसे उत्तरदायी होती है, SO2 गैस वायुमंडलीय जल वाष्प से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है जिसका नाम होता है H2SO3। ठीक है, क्या हो गया, SO2 H2O से अभिक्रिया करके देखो H2SO कितने हो गए 3, इस अम्ल का निर्माण करती है। एक बात, और इसकी सांद्रता कितनी है, जितना ये है इतना ये बढ़ेगा क्योंकि दोनों के मोल क्या है बराबर। तो ये जो है इसकी सांद्रता जो आएगी वो इसी की ही सांद्रता आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर सांद्रता हमारे पास 0.12 ppm दे रखी है तो इसकी सांद्रता भी मेरे पास 0.12 ppm ही होगी, ठीक है, दोनों की सांद्रता बराबर होगी क्योंकि दोनों के एक एक मोल बराबर मोल है। चलो, अब ये कह रहा है कि ये जो हमने ये मानना है कि जो अम्ल वर्षा है, ये जो अम्ल है ना, इसका 100% आयनन होता है, मतलब ये 100% टूटता है। लेकिन टूटता कितने कैसे है, एक क्षारीय
अम्ल के रूप में, एक क्षारीय अम्ल के रूप में। देखो बच्चों, एक अम्ल जितने H+ आयन देता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है। और ये कह रहा है कि आपको इसको ये मानना है कि एक क्षारीय अम्ल के रूप में टूट रहा है, मतलब एक H+ दे रहा है। कैसे टूटेगा? एक H+ और HSO3- के रूप में टूटेगा। ठीक है, देखो ये टूट करके एक H+ दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? एक क्षारीय अम्ल है। कैसा अम्ल है बच्चों? एक क्षारीय अम्ल है। आपको हर एक बिंदु जो है आपके लिए एक हीरे मोती का काम कर रहा है, हर एक पॉइंट जो है आपके लिए हीरे मोती का काम कर रहा है। सीख रहे हैं बच्चों आप। आपने देखा कि जब SO2 गैस अम्ल वर्षा कैसे करती है? SO2 गैस उत्पन्न होती है, वो वायुमंडल में जो जल वाष्प होती है उससे अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती है, और वो अम्ल वर्षा के साथ में नीचे गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ये कौन SO2 H2O से विक्रिया करके H2SO3 अम्ल का निर्माण करता है, और जितनी इसकी सांद्रता होगी उतनी ही इसकी सांद्रता होगी। और देखो कि ये एक क्षारीय अम्ल के रूप में टूटता है, तो एक H+ बाहर निकलता है, HSO3- बनता है। अब आप देखो इसकी जितनी सांद्रता होगी, ये 1 मोल 1 और 1 मोल में टूट रहा है, तो इसका मतलब जितनी इसकी सांद्रता होगी उतनी ही तो इसकी सांद्रता होगी, तो इसकी सांद्रता भी कितनी होगी? 1.2 ppm। ये तो गोल्डन पॉइंट हो गया यार, कि इसकी सांद्रता जितनी हो, SO2 की सांद्रता जितनी होगी उतनी H2SO3 की सांद्रता होगी, और H2SO3 की जितनी सांद्रता होगी उतनी ही H+ की सांद्रता होगी। ये खतरनाक बड़ा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको समझना जरूरी हो गया। अब इसका मतलब है कि मेरे पास H+ की सांद्रता 0.12 ppm में उपस्थित है, लेकिन मुझे तो ये मोलरता में चाहिए। मुझे तो किसमें चाहिए? मोलरता में। तो मैं इसको मोलरता में ज्ञात कैसे करूंगा? पहले मैं 1 ppm को बोलता हूं, 0.12 ppm को बोलता हूं। मैं कहूंगा 0.12 ग्राम क्या? H2SO3 उपस्थित है कितने ग्राम में? कितने लीटर में? क्योंकि ये जो सांद्रता है वो आयतन के अनुसार, यहाँ पे देखो आयतन के अनुसार लिख रखी है, आयतन के अनुसार है। तो 0.12 ग्राम H2SO3 उपस्थित है कितने में? ये उपस्थित है बच्चों 10⁶ लीटर में उपस्थित है। लीटर में उपस्थित है, लीटर में नहीं, मिलीलीटर में उपस्थित है। ये मिलीलीटर में उपस्थित है। ये बात बनी आपके पास, क्योंकि ग्राम है तो मिलीलीटर आएगा। इधर देखें कि 0.12 ग्राम H2SO3 उपस्थित है 10⁶ मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। तो बस अब इससे अपने मोलरता बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि मोलरता का सूत्र क्या होता है कि विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में, आपको मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो मोलरता आप ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू में विलयन का आयतन। ml में दे रखा है तो उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो बस अब कर लो आप। क्या है कि विलय की ग्रामों में मात्रा आपको दे रखी है 0.12 ग्राम। ठीक है, और आपके पास विलय का अणुभार, अब ये बड़ा H2SO3 का अणुभार निकालना है। H2SO3 का अणुभार निकालो। इधर देखो H2SO3 हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 तो कितना हो गया? 2, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया? 16 तिया 48। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे तो 32 और 48 ये कितने हो गया? 80, 80 2 82। तो इसका मतलब है H2SO3 का अणुभार कितना होता है? 82। तो यहाँ पर आ जाएगा 82, 12/82 इंटू में विलयन का आयतन। आयतन देखो कितना है? 10⁶ मिलीलीटर। 10⁶ मिलीलीटर है, लीटर में बदलोगे तो बटा में 1000 आएगा, वो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको आप हल करो, ये इसको काट लोगे, 3 0 से 3 0 कट गई, ये क्या बचा? 0.12 बटा में 82 इंटू 10⁻3। अब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3। तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻³ बटा में 82। ठीक है, अब -3 को अगर -6 करना है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ आपको आनी चाहिए बच्चों। मैं इसको यूं कर रहा हूं, मैंने इसको यूं कर लिया 120 बटा में 82 इंटू 10⁻⁻6। ये सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ये अगर इसको -3 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, पॉइंट हट करके 1 0 और आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको 10⁻3 से गुणा कर लिया। ठीक है, 10⁻3 ऊपर 10⁻3 नीचे। ठीक है, ऐसे गुणा कर लिया, 10⁻3 बटा में 10⁻3। इसको गुणा करोगे तो ये तो हो गया 120,
और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, ये भी 10 की पावर माइनस का 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 6। इसको हल करोगे 120 में 82 का भाग दोगे तो 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जो है आपके पास मोलरता आ जाएगी। तो इस तरीके से जो H2SO4 की इसकी जितनी सांद्रता आई है उतनी तो H+ की सांद्रता होगी, तो H+ की मोलरता कितनी आ गई 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब ये मान आप यहां पर रख लोगे, ये मान जब आप यहां पर रखोगे तो क्या होगा, इस तरीके से रखोगे आप कि ये आपके पास लास्ट आ गया यहाँ पे पीएच बराबर माइनस लोग H+ आयनों की सांद्रता की जगह रख लेंगे अपने 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इस लोग को आप हल करोगे तो 5.4 जो है पीएच लगभग इसकी आ जाएगी। ये कैसे हल होगा, ये मैं लोग की एक अलग से क्लास लूंगा, जब मैं आपको चौथा लेसन करवाऊंगा उससे पहले लोग की एक अलग से क्लास लूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन करना था ना, इसमें आपने समझा ये क्यों मैंने महत्वपूर्ण बताया था ये क्वेश्चन, क्योंकि इस SO2 अम्ल वर्षा करता है, कैसे अम्ल बढ़ता है ये आपने सीखा, ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट था। फिर आपने ये सीखा कि इसकी पीपीएम में जो सांद्रता होगी वही इसकी पीपीएम में सांद्रता होगी, और ये एक क्षारीय अम्ल के रूप में टूट रहा है, मतलब ये एक H+ दे रहा है, एक H+ दे रहा है तो इसकी सांद्रता भी इतनी ही होगी। ठीक है, अब आपको इसको मोलरता में ज्ञात करना था, इसकी मोलरता ज्ञात करोगे तो पीपीएम से, ये भी आपको पता लग गया कि पीपीएम से मोलरता भी ज्ञात की जा सकती है। इसका मतलब क्या था कि 0.12 ग्राम H2SO3 कितने में 10 की पावर 6 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। तो अब आयतन आपके पास आ गया था, विलय की ग्राम में मात्रा आ गई थी, विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया था, इससे हमने मोलरता ज्ञात की और मोलरता को यहाँ पे रख करके आपने पीएच का मान ज्ञात कर लिया। तो ये जो पॉइंट्स थे ना, ये गोल्डन पॉइंट्स थे, एक क्षारीय अम्ल वगैरह, ये गोल्डन पॉइंट थे। अब लोग को कैसे हल करना है, इसके लिए मैं आपको एक लोग की अलग से क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, आज का पीपीएम टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो अपने कल क्लास लेंगे, और ठीक है बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहिए।